नमस्कार साथियों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव भूगोल का उदय कैसे हुआ, मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं, मानव भूगोल क्यों बनी, मानव भूगोल कैसे बनी, और साथ साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि मानव भूगोल को अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो लास्ट का जो हमारा वीडियो था वो मानव भूगोल की परिभाषा से जुड़ा हुआ, मानव भूगोल की परिभाषा से जुड़ा हुआ। और बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो है उसी वीडियो के आगे चैप्टर हमारा वो ही मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, लेकिन दूसरा वीडियो इस टॉपिक का हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि मानव भूगोल मनुष्य संबंधी दशाओं का अध्ययन करता है, मानव का अध्ययन करता है, मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव समाज और धरातल के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वो मानव भूगोल की प्रकृति की चर्चा करने वाले हैं, और मानव भूगोल की प्रकृति के साथ साथ में मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र या फिर हम ऐसा कहें कि जो विषय क्षेत्र है उसकी चर्चा करने वाले हैं कि मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है या उसका विषय क्षेत्र कैसा है। इन दो बिंदुओं की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के ऊपर। मानव भूगोल की प्रकृति कैसे? देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मानव भूगोल मनुष्य से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, और इसमें जो मानव का अध्ययन किया जाता है उसमें मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं उनको केंद्र स्थान दिया जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण यदि मानव भूगोल में किसी का स्थान है तो मानव की क्रियाकलापों का है। मनुष्य बहुत सारी क्रियाएं करता है, अनेक क्रियाएं मानव की है। तो मानव भूगोल जो है विस्तृत विषय है, व्यापक विषय है। इसी कारण इसकी प्रकृति में बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। देखिए, जीन ब्रून्स नामक जो विद्वान थे उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल का संबंध मानव से ठीक उसी प्रकार से है जैसे अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से होता है, पैसे से होता है, वैल्यू से होता है। अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? पूंजी और उसके प्रबंधन का अध्ययन, यानी कीमतों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? अर्थशास्त्र के अंदर। जैसे भूगर्भ शास्त्र होती है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानें कैसी हैं, कैसे निर्मित हुई, किस प्रकार की है, कठोर है, मुलायम है, परतदार है, आग्नेय है, और चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र नामक जो विषय होता है उसके अंदर पेड़ों और पौधों का अध्ययन किया जाता है, पादप समुदाय का अध्ययन किया जाता है। पेड़ कैसे बने, अंकुरण कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हुई, पेड़ों के प्रकार कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वितरण कैसा है। तो वनस्पति शास्त्र में जैसे पादपों का या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक दशाओं का अध्ययन करने वाला विषय समाज शास्त्र, जैसे समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज कैसा है, समाज की परंपराएं कैसी हैं, समाज का स्वरूप कैसा है, समाज की प्रथाएं कैसी हैं। नागरिक शास्त्र में नागरिकों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल के अंदर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं से जुड़ी हुई है। मानवीय क्रियाकलापों को इसमें केंद्रीय भूमिका है। अब मानव भूगोल का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया वो कैसे आया? भी ऐसा तो है नहीं कि आज जैसा मानव भूगोल पहले जैसा ही रहा था, ये बदलता रहा है।
इसका विकास हुआ है, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया है। और इसी कारण मानव भूगोल के अंदर हम कब, क्यों और कैसे, ये शब्द है जिनके तहत मानवीय दशाओं का अध्ययन करते हैं। कोई भी चीज कहीं घटित हो रही है तो क्यों घटित हो रही है, मानव उत्पन्न हुआ तो क्यों उत्पन्न हुआ, कहीं कम मिल रहा है वितरण मनुष्य का, कहीं ज्यादा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, मनुष्य अपनी क्रियाएं कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो कब, क्यों और कैसे, इन शब्दों के रूप में हम मानवीय दशाओं का अध्ययन करते हैं। और ऐसे मानवीय दशाओं का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है वो ही हमारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल की जाती है। अब देखिए, पृथ्वी पर बहुत प्रकार के प्रदेश मिलते हैं, भौगोलिक दशाएं अलग अलग मिलती है, सामाजिक दशाएं अलग अलग मिलती है। मनुष्य का इन सभी क्षेत्रों में कैसे समायोजन हुआ है, उसने कैसे प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट किया है, ये सारी जो प्रक्रिया है उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की मुख्य प्रकृति है। पारिस्थितिक समायोजन की प्रक्रिया, स्थानिक संगठन की प्रक्रिया, राजनीतिक दशाओं के साथ संबंधन की प्रक्रिया, प्रकृति के साथ समायोजन की प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इन सब का अध्ययन करना मानव भूगोल की प्रकृति के रूप में किया जाता है। देखो, प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सारी चीजें प्रदान की है और उन चीजों के अंदर मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार परिवर्तन किया है। मानव के द्वारा ये जो परिवर्तन किया है उसके कारण धरातल पर सांस्कृतिक दृश्यभूमि का विकास हुआ। तो प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करके जो सांस्कृतिक दृश्यभूमि का विकास हुआ है वो भी मुख्य रूप से किसके अंदर शामिल किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर शामिल किया जाता है। तो एक तरीके से हम ये कहें कि मनुष्य मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो विविधता युक्त है, अलग अलग प्रकार की स्थिति को दर्शाती है, लेकिन उसमें जो केंद्रीय स्थान है और केंद्रीय भूमिका है, उस प्रकृति के केंद्र में यदि किसी को माना गया तो कौन है, मानव। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है। आप लास्ट ईयर के जो पेपर उठाकर देखेंगे तो आया हुआ है, आगे के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है, मानव। और मानव भूगोल में केंद्रीय भूमिका किसकी है, मानवीय क्रियाकलापों की। ये सारी की सारी जो चीज है वो मानव भूगोल की प्रकृति के रूप में शामिल की जाती है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से, कॉलेज के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप यदि देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है कि मनुष्य की केंद्रीय भूमिका है। तो कहने का मतलब ये कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो मानव के इर्द गिर्द घूमती है। मनुष्य क्या कर रहा है, अपने चारों ओर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी जो दशाएं हैं मानवीय संदर्भ में सभी दशाओं का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है वो ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति वाला पॉइंट था। अब बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है अध्ययन क्षेत्र यानी कि विषय क्षेत्र। अभी मैंने आपके सामने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताया। प्रकृति से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि मानव भूगोल की प्रकृति बहुत विविधता युक्त है, लेकिन केंद्रीय भूमिका किसकी है, मानव की है। और इसी कारण मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र वो बहुत व्यापक बन गया है, क्योंकि धरातल पर आप कुछ भी देख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मानव के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का, चाहे रचनात्मक हो या फिर विनाशात्मक हो, परिवर्तन अवश्य किया गया। तो मानव की क्रियाओं के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक मिलता है। लेकिन उसमें कुछ चीजें मुख्य रूप से पाई जाती है, कुछ दशाएं बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और हम ऐसा कहें कि मानव भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है वो मुख्य रूप से उन्हीं बिंदुओं के चारों ओर घूमता है। इसी को आधार मानकर मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को हम मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं और जिसके माध्यम से आपको मानव भूगोल के बारे में समझना है।
देखिए ये मानव भूगोल मान लीजिए, मानव भूगोल, और मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने डाल लिया मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कि क्या है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, मानव भूगोल में किस किस को शामिल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मानव भूगोल के अंदर यदि किसी की केंद्रीय भूमिका है तो वो कौन है, मानव है। और मानव को किसके रूप में जानते हैं, जनसंख्या संसाधन के रूप में, जनसंख्या संसाधन के रूप में। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में यदि सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो किसका, मानव या जनसंख्या संसाधन। दूसरा देखिए प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब मनुष्य क्या करता है, जनसंख्या जो होती है वो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्रदत्त होते हैं उनमें क्या करती है, बदलाव करती है, परिवर्तन करती है। भाई हम अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्रदान किए गए हैं उनमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। और मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में इस प्रकार से बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है उससे किसका निर्माण होता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप। ये अध्ययन क्षेत्र का एक नवीन बिंदु हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो पहला कौन सा, जनसंख्या संसाधन के बारे में, दूसरा कौन सा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तीसरा किसके बारे में, सांस्कृतिक स्वरूप या सांस्कृतिक परिवेश के बारे में। उसके बाद में देखिए कालिक विश्लेषण, कालिक विश्लेषण या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कालिक अनुक्रम। मानव भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है वो केवल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं होता कि आज कैसी स्थिति उसी का अध्ययन किया जाता है, काल के अनुसार किया जाता है। कब, पहले का समय क्या है, प्राचीन काल में मानव की स्थिति कैसी थी, आधुनिक काल में मानव की स्थिति कैसी है, या फिर हम ऐसा कि अंत युग में मानव भूगोल कैसा था, मध्य युग में मानव भूगोल कैसा था, आधुनिक युग में मानव भूगोल कैसा था। मानव ने किस प्रकार से समय के अनुसार अपने स्वरूप को बदला है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो मानव भूगोल में परिवर्तन आए हैं उन सबका जो अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है वो कालिक अनुक्रम के रूप में या कालिक विश्लेषण के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में हम चलते हैं समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन, मनुष्य ने किस प्रकार से दूसरी दशाओं से समायोजन किया है, प्रादेशिक दशाओं से कैसे समायोजन किया है, प्रकृति से कैसे समायोजन किया है। और इस समायोजन की प्रक्रिया उसी को किसके नाम जानते हैं, अनुकूलन के नाम से जानते हैं। तो समायोजन की प्रक्रिया या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मानवीय अनुकूलन, अनुकूलन की प्रक्रिया। तो मनुष्य ने कैसे अनुकूलन किया है। भाई देखो प्रकृति समान दशाओं को नहीं दर्शाती है, प्रत्येक क्षण के अनुसार, हर स्थिति के अनुसार समय बदलता रहता है, क्रियाएं बदलती रहती हैं और समय और क्रियाओं के साथ साथ में मानवीय दशाएं, प्रादेशिक दशाएं, प्राकृतिक दशाएं और सांस्कृतिक भूदृश्य भी बदलता है। तो मनुष्य ने किस प्रकार से प्रकृति के साथ में, प्रकृति प्रदत्त दशाओं के साथ में समायोजन किया है। ऐसे समायोजन या अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करना भी हमारे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। और उसके बाद में चलिए बच्चों, पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध है या दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। पड़ोसी देशों या क्षेत्रों के साथ संबंध, क्षेत्रों के साथ संबंध। एक ही प्रक्रिया भी होती कि किसी क्षेत्र का या किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव का
अपने समीपवर्ती क्षेत्र या अपने पड़ोसी देश के साथ में उस मानव का उन मानवों के साथ में कैसा संबंध है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस भौगोलिक इकाई में रह रहे हैं, उस भौगोलिक इकाई या क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र की या दूसरे भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के साथ में कैसा संबंध, सकारात्मक संबंध है या नकारात्मक संबंध है। अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो ये यदि चीजें देखें ये किसमें शामिल की जाती है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो ये मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए 6 मेन पॉइंट हैं जिसके तहत पूरा मानव भूगोल समाया। और इन 6 पॉइंटों के साथ में पूरी चर्चा करने वाले हैं, ये ही मानव भूगोल है। आप तो ये मान लीजिए कि ये इन चीजों के तहत हम पूरी मानव भूगोल का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जैसे पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम, मानव या जनसंख्या संसाधन। किसी भी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वो कौन सा होता है, जनसंख्या होता है। बिना जनसंख्या के संसाधनों का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें प्रदान की है, लेकिन जब तक उनका मानवीय उपयोग नहीं होता वो संसाधन नहीं बन सकते। तो किसी भी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो कौन सा है, जनसंख्या संसाधन। बिना जनसंख्या संसाधन के कुछ भी नहीं कर सकते। और मानव भूगोल के अंदर मानव का ही यानी जनसंख्या का ही अध्ययन किया जाता है। पूरी मानव भूगोल में हम चारों तरफ मानव के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं। हम जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या के साथ साथ में उसके घनत्व का अध्ययन करेंगे, घनत्व के साथ साथ में उसके वितरण का अध्ययन करेंगे, वितरण के साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे, वृद्धि के साथ साथ में जनसंख्या के प्रवास का अध्ययन करेंगे, और उसके साथ साथ में हम जनसंख्या संगठन की चर्चा करेंगे, जनसंख्या संगठन की चर्चा करेंगे, जनसंख्या संगठन की इसकी चर्चा करेंगे। जनसंख्या संगठन के साथ साथ में हम धार्मिक संगठन है, धार्मिक के साथ साथ में भाषाई संगठन है, भाषाई के साथ साथ में जातिगत संगठन है, जातिगत के साथ साथ में शैक्षिक। यानी कहने का मतलब है कि सारे जो बिंदु आप देख रहे हैं ये सारे बिंदु जनसंख्या संसाधन से ही संबंधित है। तो ये पहला जो पॉइंट है जनसंख्या संसाधन, ये सारी बिंदुओं को अपने साथ में समायोजित किए हुए हैं और इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जनसंख्या संसाधन। दूसरा पॉइंट जो आप देखिए प्राकृतिक संसाधन। देखो संसाधन का मतलब होता है ऐसी सभी वस्तुएं या पदार्थ जो मानव के उपयोग में आते हैं या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और प्रकृति ने जो हमें प्रदान किए हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो किसके द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति के द्वारा, गॉड गिफ्ट के रूप में दिए हमें अपने आप मिले हैं, उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा, प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे संसाधन, जैसे देखिए आपने जल संसाधन के बारे में सुना होगा, आपने वन संसाधन के बारे में सुना होगा, आपने मृदा संसाधन के बारे में सुना होगा, आपने खनिज संसाधन के बारे में सुना होगा। ये सारे के सारे जो संसाधन हैं मुख्य रूप से किसमें शामिल किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति ने हमें प्रदान किए वन संसाधन। वनों को भी मुख्य रूप से किसने प्रदान किए हैं, प्रकृति ने। ये नहीं कहता कि हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वनों का जो विशाल आवरण है वो हमें किसके द्वारा प्रदान किया है, प्रकृति के द्वारा प्रदान। तो ये सारी की सारी चीजें हैं ये किसमें शामिल की जाती है, प्राकृतिक संसाधन। और मानव भूगोल इन्हीं का अध्ययन करता है, जल का, वन का, मृदा का, खनिज का। और आप देखेंगे इसके यदि देखें ये सारे संसाधन अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल किसके संदर्भ में, मानव के संदर्भ में। कहाँ वन कट रहे हैं, कहाँ वन बढ़ रहे हैं, पानी की कमी कहाँ है, बाहुल्यता कहाँ पे है, मृदा कहाँ अच्छी है, कहाँ खराब है, मृदा का वितरण कैसा है, उपजाऊ मृदा कौन सी है, अनुपजाऊ कौन सी है, खनिज कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, कहाँ बाहुल्यता है। ये पूरे के पूरे बिंदुओं का जो अध्ययन करना है वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में शामिल किया जाता है। और किसका अध्ययन से, मानव भूगोल का। हालांकि देखिए इनका आर्थिक महत्व होता है और आगे जाके आर्थिक महत्व होने का इन सबका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। लेकिन आर्थिक भूगोल किसके साथ है, मानव भूगोल के साथ है। तो मानव भूगोल इनका अध्ययन अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते कालीन अनुक्रम।
कालिक अनुक्रम का मतलब है समय के अनुसार अध्ययन करना। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो कुछ भी घटित हुआ है उसका अध्ययन समय के अनुसार करते हैं। भूतकाल का अध्ययन, भूतकाल का अध्ययन किसने किया? इतिहास में। जो गुजर गया उसका अध्ययन किसने किया जाता है? इतिहास में। और मानव भूगोल भी ऐसी ऐतिहासिक दशाओं का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल जो ऐतिहासिक दशाओं का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? कालिक अनुक्रम कहलाता है। समय के अनुसार अध्ययन करने की प्रक्रिया मानव भूगोल में कालिक अनुक्रम के रूप में जानी जाती है। प्राचीन काल में मानव कैसा था? आदिम मानव था। सभ्यता के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था, गुफाओं में रहता था, नग्न अवस्था में रहता था, फल फूल कंदमूल खाता था, शिकार करता था। ये प्राचीन अवस्था थी। शिक्षा अशिक्षित था, अनभिज्ञ था, बाहरी संस्कृति के संपर्क में नहीं था, प्रकृति को माता के समान पूजता था। ये प्राचीन कालीन मानव का स्वरूप है। आजकल का मानव विज्ञान देखिए, सभ्यता के दृष्टिकोण से विकसित हो गया, शैक्षिक ज्ञान हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया, तकनीक का ज्ञान आ गया उसके पास। प्रकृति को पूजता नहीं है आजकल। प्रकृति को ऐसा मानता कि नहीं, प्रकृति तो मेरे लिए बनी है और मैं अपनी इच्छा अनुसार इसका क्या कर सकता हूँ? उपयोग कर सकता हूँ। तो पहले के मानव में आज के मानव में जो परिवर्तन आया है ना, ये अचानक नहीं आया, ऐसा नहीं अकस्मात। इसको बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगा है और बदलने के लिए जो लंबा समय व्यतीत हुआ है वो ही इसमें शामिल किया जाता है, कालिक अनुक्रम के रूप में शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक स्वरूप या सांस्कृतिक परिदृश्य। देखिए, मनुष्य क्या करता है? अपने लिए जो कुछ भी करता है वो प्रकृति में परिवर्तन करके करता है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्रकृति में बदलाव करता है और बदलाव करने से उसकी आवश्यकताएं क्या होती है? पूरी होती है। तो मानव के द्वारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करने के बाद में जो भी स्वरूप हमारे सामने आता है वो सांस्कृतिक स्वरूप के रूप में या सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में जाना है। मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया, खनिज निकालना प्रारंभ किया, खाने को दिन सुने, नहर बनाई, सुरंग बनाई, पुल बनाई। हम ऐसा देखें कि उसने उद्योग धंधे स्थापित किए, यातायात किया, परिवहन किया, संचार का विकास किया, तकनीकी को बढ़ाया। ये सारा क्या है? मानव के द्वारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करने की ही तो प्रक्रिया है। इस मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन के लिए निश्चित रूप से कुछ प्राकृतिक संसाधन काम में आए होंगे और मैंने मतलब मनुष्य ने बनाया तो नई चीज हमारे सामने आई ना। तो ये भी सांस्कृतिक दृश्य का, सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग। तो मनुष्य जो कुछ भी करता है धरातल प्राकृतिक दशाओं में जो कुछ भी परिवर्तन करता है, चाहे वो रचनात्मक रूप से हमारे सामने आए या फिर विनाशकारी रूप में हमारे सामने, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सामने कोई नया सांस्कृतिक दृश्य आने वाला है, सांस्कृतिक स्वरूप आने वाला है। मनुष्य ने पहाड़ों को तोड़ा, सुरंगें बनाई, खनिजों को निकालने के लिए खाने खोली, तो निश्चित रूप से नुकसान तो हो रहा है प्रकृति को, लेकिन चीज हमारे सामने नहीं आई। मनुष्य पहले खेती करना नहीं जानता था, सिंचाई करना नहीं जानता था, लेकिन उसने दशाओं को देखा, प्रकृति ने उसको जैसी दशाएं पैदा कर रही थी उनका उसने उपयोग करने की सोची और खेती करना सीख गया, सिंचाई करना सीख गया। तो खेती करने से हमारे सामने रचनात्मक चीज आई ना, तो ये रचनात्मक चीजें वो सांस्कृतिक स्वरूप का भाव है। लेकिन खेती करने के लिए उसने पेड़ों को भी जलाया था। झूमी कृषि आपने नाम सुना होगा, पेड़ों को काटना, जलाना, कर्तन और दहन, तो वो विनाशकारी स्वरूप था। तो वो विनाशकारी स्वरूप था, वो भी सांस्कृतिक दृश्य का भाग है। और कृषि करके खाद्यान्न उत्पादित करने लग गया, वो रचनात्मक स्वरूप में सांस्कृतिक। तो जो कुछ भी चाहे रचनात्मक हो या विनाशकारी या विध्वंसात्मक विनाशकारी हो, सबका सब इसमें शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक स्वरूप में, सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में शामिल किया जाता है। समायोजन करने की प्रक्रिया प्रादेशिक संगठन की प्रक्रिया। समायोजन बोल दो चाहे प्रादेशिक संगठन बोल दो चाहे अनुकूल बोल दो, एक ही बात। समायोजन का मतलब है अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना। हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ में समायोजन करते हैं। गर्मी का मौसम आ गया, अब गर्मी के मौसम में तो ऐसा नहीं कि ऊनी कपड़े पहन रहे हैं या गर्म कपड़े पहन रहे हैं। आप इस समय जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो आप क्या हम स्वेटर जर्सी वगैरह पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें गर्मी के हिसाब से समायोजन करना पड़ेगा।
सर्दियों में क्या हम सूती वस्त्रों में रह सकते बिना गर्म कपड़ों के? नहीं, क्योंकि हमें उस कंडीशन के हिसाब से समायोजन करना पड़े। तो मानव शुरू से अपने प्रारंभ काल से समायोजन करते हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था तो कंदमूल फल खाता था, फिर थोड़ी ज्यादा उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई तो जानवरों का शिकार करने लग गया, फिर उसने गाड़ी का आविष्कार किया, फिर उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे दशा इसके सामने आई, उसने समायोजन किया, और समायोजन करने के दौरान उसने बहुत सारी दशाओं तो प्राकृतिक दशाओं में, प्राकृतिक दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की जो पूरी प्रक्रिया है वो समायोजन में या प्रादेशिक संगठन के रूप में शामिल की जाती है। और अंततः हम चर्चा करेंगे पड़ोसी देशों क्षेत्र या क्षेत्रों के साथ संबंध होते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध है। किसी भी क्षेत्र के लोगों का अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से संबंध अवश्य होता है, तो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है बच्चों, ये सारी की सारी प्रक्रिया है, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल की जाती है, और यही मानव भूगोल का क्या है, अध्ययन क्षेत्र है। तो ये मानव भूगोल का अध्ययन बहुत व्यापक है। मेन बिंदु तो आपके सामने यही है, लेकिन बिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र छिपा हुआ है, और इस पूरी की पूरी चीजों की चर्चा हम कहाँ करने वाले, मानव भूगोल। तो ये आज हमारा टॉपिक था मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।